वेलकम टू अवर शिक्षा चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बाद जो छोटे छोटे राज्य इस भारतीय उपमहाद्वीप में बने उनको हम समझने की या अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं या सोच लेते हैं उसके बारे में। भाई, आज़ादी के बाद पूरे भारत में कांग्रेस का साम्राज्य था। मतलब हमारे देश में हर जगह कांग्रेस की सरकार थी जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी सत्ता कमज़ोर होने लगी तो क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आने लगीं। जैसे आज भी हमारे देश में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और फिर इन क्षेत्रीय पार्टियों के बाद फिर एक नई पार्टी उभर के आई और वो नई पार्टी आज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक साम्राज्य बना के बैठी हुई है जो कि बीजेपी है। ठीक है, तो ये इस तरह से राजनीतिक स्थिति हमने भारत की वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की। तो इसी तरह से ये चलता रहता है। राजनीतिक किसी भी देश का राजनीतिक जीवन इसी तरह से रन करता है, मतलब इसी तरह से व्यवहार करता है। तो मौर्य साम्राज्य था कितना बड़ा, अब वो विखंडित हो गया। तो विखंडित हो गया तो स्वाभाविक है कि छोटे छोटे राज्य बनेंगे, क्षेत्रीय राज्य बनेंगे। तो हमारा जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा था उस पर विदेशी लोगों का नियंत्रण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो क्षेत्र उन लोगों के सबसे करीब था। तो इसलिए जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर सबसे पहले हिंद यवन आए, जिसे इंडो ग्रीक एम्पायर भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये इंडो ग्रीक किंगडम का हिस्सा है। और इनके चलाए गए सिक्के देख लीजिए, इस तरह के सिक्के इन्होंने चलाए। अब ये हिंद यवन थे कहाँ से, आखिर ये कहाँ से आए? ये देखिए इस मैप में, ये स्किथिया से बिलोंग करते थे। जो हमारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि एक मध्य एशिया में एक स्किथिया समुदाय होता था, उससे ही ये बिलोंग करते थे। तो इंडो स्किथिया लिखा हुआ है, तो इस तरह से बिलोंग करते थे। ये देखिए हमारे जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है जो कलरफुल दिखाया गया है, जो पर्पल है और थोड़ा रेडिश है, तो वो वाले हिस्से से हमारे इंडिया में एंट्री मारने की ये कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हमारे इंडिया पर अधिकार कर लेते हैं, हमारे उत्तर पश्चिमी भारत पर। अब जब हिंद यवन कमज़ोर हुए, इंडो ग्रीक कमज़ोर हुए, तो फिर एक नया मध्य एशिया से आने वाले लोग थे जो कि थे शक। तो ये शक जो थे इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन को हटाकर ये अस्तित्व में आ जाते हैं और एक तरह से उत्तर पश्चिमी हिस्से पर इनका अधिकार हो जाता है। इसी उत्तर पश्चिमी इनके अधिकार को हम ये येलो ऑरेंज येलो जैसा जो कलर है उससे हम देख सकते हैं कि इन हिस्सों में इनका अधिकार था। अब देखिए ये जो शक थे आखिर थे कहाँ से? ये पार्थियन या स्किथिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये भी इसी जातियों से बिलोंग करते थे। तो यहीं से आए और हमारे देश के जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। सेंट्रल एशिया में आप देख रहे हैं पार्थिया है, एक स्किथिया है। तो इन्हीं सब जातियों से ये बिलोंग करते थे और भारत की तरफ ये बढ़े। इनके द्वारा चलाए गए सिक्के देखिए किस तरह के हैं। हमने जो मौर्य काल के जो सिक्के देखे थे वो इतने सुंदर नहीं थे। उनमें जो छाप लगाई जाती थी, जो इसे आहत सिक्के कहते हैं, जो सिक्कों को आहत किया जाता था, वो कुछ स्पष्ट आकृति नहीं होती थी। ये देखिए यहाँ पे राजा की तस्वीर भी दृष्टिगोचर हो रही है। तो पहले के सिक्कों में, मतलब कि जो हमारे मौर्य एम्पायर था या उससे भी पहले के जो सिक्के थे महाजनपद काल में, तो वो स्पष्ट नहीं होता था।
लेकिन इस समय से क्यों जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर विदेशी आक्रमण होने लगे और उधर से जो नए नए राजवंश उत्तर पश्चिमी हिस्से पर स्थापित होने लगे, तो उनके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो ज़्यादा आकर्षक और सुंदर थे। धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल जाता है। अब आते हैं कुषाण। कुषाण सबसे महत्वपूर्ण शासक थे हमारे देश के, और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं, लगभग इतना बड़ा हिस्सा इनके अधिकार में आ गया था, और इनका जो अधिकार था ये मध्य एशिया तक जाता था। और इसी समय से इस समय जिस समय इनका शासन था उस समय भारत में उन्नति बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उन्नति जब होगी तो शहरी क्षेत्र ज़्यादा विकास करेगा। अब शहरी क्षेत्र विकास करेगा तो वहाँ पे जो लोग हैं विलासिता की चीज़ों पर ज़्यादा धन खर्च करेंगे, महंगी महंगी वस्तुएं खरीदेंगे। तो जब महंगी महंगी वस्तुएं खरीदेंगे तो उसके विनिमय के लिए जो सिक्के चाहिए होंगे वो कीमती सिक्के चाहिए होंगे। तो इसीलिए कुषाणों ने ही सबसे पहले हमारे कुषाणों के समय से जो सोने के सिक्के थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने लगे। वैसे सोने के सिक्के को चलाने वाले लोग हिंद यवन थे, लेकिन कुषाणों के समय से ये उनकी छपाई ज़्यादा होने लगी, उनको ढाला ज़्यादा जाने लगा। देखिए कितना आकर्षक सिक्का है और काफ़ी स्पष्ट हो रहा है कि सिक्का है सोने का। तो ये कुषाणों के शासक का है, कुषाण के शासनकाल में बने सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है शुंग वंश। तो ये जो शुंग वंश था ये कुषाण के टाइम का नहीं है और पीछे टाइम का है। जिस समय मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो ये तो हमने उत्तर पश्चिमी हिस्से का देख लिया एक तरह से, लेकिन पूर्वी भारत में क्या हो रहा था? तो पूर्वी भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के समय एक शुंग वंश शुंग वंश अस्तित्व में आ रहा था। ये जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग जो था, ये मौर्य शासकों का ही एक मंत्री था, जो उनके विरुद्ध होकर जब वो कमज़ोर हुए, मतलब उनकी सत्ता जब कमज़ोर हुई तो इसने अपनी एक सत्ता स्थापित की। ये जाति से ब्राह्मण थे और यही वह समय था जब ब्राह्मण भी शासक बनने शुरू हो गए थे। तो ये शुंग वंश था। और ये देखिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो लाइट ग्रीन वाले हिस्से से इसको दिखाया गया है, जो कि ईस्टर्न पार्ट में है, जो कि पाटलिपुत्र के मतलब कि पाटलिपुत्र के आसपास वाला एरिया है, और कुछ मध्य भारत का भी हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। अब शुंग शासकों ने कुछ सिक्के चलाए थे। देखिए इनके जो धातुओं के सिक्के हैं ये इस तरह की धातुएं हैं, इन धातुओं के सिक्कों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। अब आता है शातवाहन। अब शातवाहन क्या थे? शातवाहन भी ब्राह्मण थे। जब मौर्य साम्राज्य भी खंडित हुआ तो बिल्कुल पूरब साइड में कौन थे? शुंग। और शुंग के बाद कुछ समय के बाद फिर कण्व आए, और कण्व के बाद फिर वही ब्राह्मण का जो साम्राज्य था वो सिकुड़कर सातवाहन के रूप में ये पश्चिमी भारत के हिस्से में आ गया। तो ये जो रेडिश कलर है, तो सातवाहन के हिस्से में सातवाहन का क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ था। तो देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य किस तरह से विखंडित हो रहा है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में नए नए राज्य बन रहे हैं, फिर वो हराकर फिर नए राज्य बन रहे हैं। पूर्वी हिस्से में शुंग आ रहा है, कण्व आ रहा है, फिर उसी में से कुछ ब्राह्मण जो हैं स्थापित हो रहे हैं पश्चिमी भारत की तरफ, जो कि सातवाहन बन रहा है। सातवाहन के समय देखिए धातुओं के ही सिक्के चलते थे। अब देखिए जो शैली सिक्कों की ढलाई में विदेशी लोग लेकर आए, जो कि भारतीय नहीं थे, जो मध्य एशिया के लोग थे और यूनानी लोग थे, वो शैली अब इन्होंने भी अपनाई। और इन्होंने सिक्कों में देखिए सिक्कों की ढलाई कितनी आकर्षक दिख रही है। इसमें हाथी का चित्र बनाया गया है क्योंकि इन पर प्रभाव साफ देखा जा सकता है, हाथियों का प्रभाव था। और मौर्य काल में तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ पर हमने हाथियों की चर्चा की थी। तो हाथी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं सिक्कों के अंदर, और आकर्षक सिक्के बन रहे हैं। अब आता है बकाटक वंश। तो जब ये सातवाहन कमजोर हुए तो उन्हीं को हटाकर बकाटक वंश स्थापित हो गया, और
ये जो बकाटक एम्पायर था ये काफ़ी समय तक चलता रहा। लेकिन आप जब गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त काल के कई शासक अपनी बेटियों की शादी बकाटक शासकों से भी करते हैं। मतलब वैवाहिक संबंध जब गुप्त साम्राज्य स्थापित होगा तो वैवाहिक संबंध वो बकाटक शासकों से भी वैवाहिक संबंध बनाकर बकाटक शासकों के साथ भी संबंध बनाकर अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो इस तरह से हमारे मौर्य साम्राज्य के बाद के कुछ ये राजवंश हैं। तो आई होप आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक स्थिति थी उसे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और आप एक अच्छे तरीके से इस बात को अपने दिमाग में रेखांकित कर पाए होंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा राज्य स्थापित हो रहा था। तो ये जो हिंद यवन थे, ये हिंद यवन जब मौर्य साम्राज्य में जब सिकंदर जब भारत की तरफ बढ़ता है तो वो कुछ हिस्सों में उसके कुछ जो अधिकारी थे वो शासन कर रहे थे, और जब सिकंदर मर जाता है तो उसके बाद भी वो शासन चलता रहता है। तो उन्हीं से ये हिंद यवन संबंधित हैं, अर्थात ये यूनानी थे। हिंद यवन यूनानी थे। स्किथिया मैंने शुरुआत में बोल दिया था, उसे सुधार लीजिएगा। हिंद यवन जो थे यूनानी थे, और ये जो शक शासक थे ये स्किथिया से संबंधित थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये स्किथिया से संबंधित थे, स्किथी थे। तो ये देख रहे हैं आप कि ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी, और इसी से संबंधित शक शासक थे। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और हिंद यवन को डोमिनेट करके, उनका समाप्ति करके और अपना स्थापत्य भारत पर बनाते हैं, और इस तरह से उनका शासन भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चलने लगता है। लेकिन ये जो शक शासक थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये आने वाले कई वर्षों तक, लगभग गुप्त काल तक शासन करते रहते हैं भारत के कई क्षेत्रों पर। ये ऐसे विदेशी आक्रमणकारी थे जो काफ़ी समय तक भारत में टिके रहे। अब आती है बात पश्चिम भारत और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर जो तुलना होती है शासन की। तो देखिए, मैंने जब स्लाइड जितनी बताई, जब मैंने जितनी भी तस्वीरों से चीज़ों को समझाने की कोशिश की, तो उसमें ये था कि शुरुआत हमने पश्चिमोत्तर भारत से किया था। तो पश्चिमोत्तर भारत में जो एक तरह से समय आगे बढ़ता जाता है, तो उसी तरह से जो पूर्वी हिस्सा था उधर भी समय बढ़ता रहता है। पूर्वी हिस्से में शुंग कन्व इस तरह से आगे चलता जाता है, सातवाहन और फिर बकाटक तक पहुंचता है। तो उसी तरह से पश्चिमोत्तर में भी हिंद यवन, फिर शक के बाद फिर आते हैं कुषाण। तो इस तरह से उधर आगे चलता रहता समय और पूर्वी भारत में इधर आगे चलता रहता। तो वो जो उत्तर भारत हिस्से में था, जब शक शासक थे जिनका काफ़ी बड़े क्षेत्र में अधिपत्य हो गया था, तो जब कुषाण आते हैं भारत में, तो कुषाण के आने पर देखिए यहाँ पे कुषाण आ रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा कुषाण एम्पायर को दिखा रहा है। तो जब ये कुषाण की एंट्री होती है तो ये काफ़ी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, और ये जो शक शासक हैं, ये जो शक शासक हैं पश्चिमोत्तर भारत में जो शक शासक हैं, ये सिकुड़कर गुजरात के कुछ हिस्सों में रह जाते हैं, गुजरात के या फिर थोड़ा सा पश्चिमोत्तर भारत में, वेस्टर्न इंडिया में रह जाते हैं। तो इस तरह से शक शासक काफ़ी छोटे क्षेत्र में सिकुड़ कर रह जाते हैं, लेकिन इनकी समाप्ति अंततः गुप्त काल में होती है। गुप्त काल में इसका उन्मूलन कर दिया जाता है, एक तरह से समाप्त कर दिया जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ, लास्ट में फिर कहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस तो कर ही दें, और साथ के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद।